नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। बड़ी खबर आई आज उत्तर प्रदेश से, जहां एनडीए के पहले मुस्लिम उम्मीदवार हैदर अली के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम को मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया। हैदर अली को एनडीए की सहयोगी अपना दल ने स्वार सीट से उम्मीदवार बनाया है और इसी सीट से आजम खां के बेटे ने अपना पहला विधानसभा चुनाव जीता था। एक बार फिर इसी सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो अपनी किस्मत आजमाएंगे। अमित सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, तो ये बड़ा मुकाबला होने वाला है रामपुर की स्वार सीट से। किशोर, बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए ने अपना पहला मुस्लिम प्रत्याशी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतार दिया है। स्वार विधानसभा सीट से हैदर अली खान अपना दल के टिकट पर चुनावी मैदान में होंगे। हैदर अली खान की अगर हम बात करें तो हैदर अली खान का परिवार जो है पुराना कांग्रेसी परिवार था। नूर बानो जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, उनके पोते हैं हैदर अली खान, और ये जो अब्दुल्ला आजम है, आजम खान के बेटे, उनके खिलाफ ये चुनावी मैदान में होंगे। समाजवादी पार्टी के टिकट पे अब्दुल्ला आजम वहीं से चुनावी मैदान में होंगे। तो यूपी के चुनाव में एनडीए ने अपना पहला मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारा। बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल एस ने रामपुर की स्वार सीट से हैदर अली को टिकट दिया। इस सीट पर पिछली बार समाजवादी पार्टी ने आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम को टिकट दिया था और इस बार भी वही हुआ और तय हो गया कि रामपुर की स्वार सीट पर हैदर अली खान और अब्दुल्ला आजम की सीधी टक्कर होगी। रामपुर के शाही परिवार के वंशज हैदर अली खान यूपी में एनडीए के पहले मुस्लिम उम्मीदवार हैं। टिकट मिलने के बाद उनका हौसला 7वें आसमान पर दिखा और वो अब्दुल्ला आजम पर जमकर बरसे। देखिए, अब्दुल्ला आजम कोई हुआ है एक, क्या है अब्दुल्ला आजम? उन्होंने 17 में जो चुनाव जीता था तो सरकार और प्रशासन के दबाव में जीता था। बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल एस ने उम्मीद जताई कि हैदर अली पर उसने जो दांव लगाया वो सही साबित होगा। मुझे लगता है कि इस परिवार की जो प्रतिष्ठा, जो आदर सम्मान है उस क्षेत्र में, उसको देखते हुए वो एक उपयुक्त प्रत्याशी है। हैदर अली ने हाल ही में कांग्रेस छोड़कर अपना दल का दामन थामा है और कांग्रेस ने भी उन्हें इसी सीट से टिकट दिया था, लेकिन इस ऐलान के कुछ ही दिन बाद वो अपना दल एस में शामिल हो गए और उसने भी उन्हें रामपुर की स्वार सीट से उम्मीदवार बनाया। हैदर अली खान कांग्रेस नेता और रामपुर की सांसद रह चुकी नूर बानो के पोते हैं। उनके पिता और कांग्रेस नेता नवाब काजिम अली खान रामपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने रामपुर से आजम खान और स्वार से अब्दुल्ला आजम को टिकट दिया है। मतलब यह कि इन दोनों सीटों पर लड़ाई नवाब खानदान और आजम परिवार के बीच होगी। स्वार सीट से 4 बार विधायक रह चुके हैदर अली के पिता काजिम अली खान 2017 में अब्दुल आजम से यह सीट हार गए थे, लेकिन 2019 में अब्दुल्ला आजम का गलत हलफनामे की वजह से विधायक पद चला गया था, जिसके शिकायतकर्ता हैदर के पिता काजिम ही थे। और इस बार वो रामपुर सीट से आजम खां के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। वैसे आजम खां अभी जेल में है, लेकिन अब्दुल्ला आजम कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आ चुके हैं। समाजवादी पार्टी स्वार सीट से चुनाव लड़ने के लिए उनके नाम का ऐलान भी कर चुकी है, जिसके बाद इस लड़ाई के लिए हैदर अली खान भी पूरी तरह तैयार नजर आए और उन्होंने अब्दुल्ला आजम पर लोगों की सहानुभूति लेने का आरोप लगाया। आज की डेट में अगर उनके बेटे रो रहे हैं तो वो सिर्फ यूं रो रहे हैं क्योंकि उनके ये एक ड्रामा है। आजम खान भी नौटंकी ड्रामा करते थे, रोने धोने का। हैदर अली ने हमला किया तो अब्दुल्ला आजम ने भी जवाब दिया। 10 तारीख को बात करेंगे और कोई किसी को भी कैंडिडेट बनाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूपी में बीजेपी गठबंधन ने 2014 के बाद पहली बार किसी मुस्लिम प्रत्याशी पर दांव खेला है और माना जा रहा है कि हैदर अली को टिकट देने का मकसद केवल रामपुर में समाजवादी पार्टी को मात देना नहीं, बल्कि पूरे यूपी में शिया समुदाय के खिलाफ मुसलमानों को एनडीए की तरफ खींचना है। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी शिया समुदाय के लोगों को अपने पाले में खींचना चाहती है। रामपुर के स्वार से चुनाव लड़ने वाले हैदर अली खान भी शिया समुदाय के हैं और माना जा रहा है कि हैदर अली के जरिए बीजेपी पूरे यूपी के शिया समुदाय के लोगों को अपनी ओर करना चाहती है। माना जाता है कि 2017 में बीजेपी के सत्ता में आने की एक बड़ी वजह शिया समुदाय के लोग भी थे। यही नहीं, पिछले चुनाव में शिया धर्मगुरुओं ने सूफी संतों के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी के खिलाफ प्रचार भी किया था, जिसका फायदा बीजेपी को मिला था। सूत्र बता रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय में खुद को अल्पसंख्यक समझने वाले शिया समुदाय के लोग मानते हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो उन्हें ज्यादा तवज्जो मिलेगी। केंद्र में बीजेपी सरकार में मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और यूपी में मंत्री मोहसिन रजा शिया समुदाय से ही आते हैं। सौबात की एक बात यह कि रामपुर जिले में नवाब परिवार और आजम खां के परिवार के बीच की सियासी लड़ाई लंबे समय से चली आ रही है।
पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जा रही इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का जिम्मा संभाला है रामपुर के नवाब खानदान के हैदर अली ने, जिन्होंने अब्दुल्ला आजम के खिलाफ चुनाव में ताल ठोकने की पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन सियासी पेच यह है कि आजम खान और उनके बेटे के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले नवाब खानदान के दोनों लोग अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं। यूपी के संभल जिले की चंदौसी विधानसभा सीट से टिकट नहीं मिलने पर समाजवादी पार्टी के नेता सतीश प्रेमी के समर्थक भावुक हो गए। पार्टी ने सतीश प्रेमी की जगह विमलेश कुमारी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिससे सतीश प्रेमी और उनके समर्थकों को झटका लगा। टिकट नहीं मिलने की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में उनके समर्थक अपने नेता के आवास पर इकट्ठा हो गए और नारेबाजी करने लगे। इन समर्थकों में कुछ तो अपने नेता को देखकर भावुक हो गए और फूट फूट कर रोने लगे। समर्थकों को भावुक देख सतीश प्रेमी ने फौरन उनको ढांढस बंधाया। न्यूज 18 से बातचीत में सतीश प्रेमी ने पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के करीबियों पर उनका टिकट काटने का आरोप लगाया। हर कार्यकर्ता का पार्टी से टिकट लेना उसका अधिकार होता है। मुझे भी उम्मीद थी अपने मुखिया से। सतीश प्रेमी ने पार्टी नेतृत्व से अपने फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की ताकि वहां से पार्टी की जीत सुनिश्चित की जा सके। सौभाग्य की बात है कि 2002-2007 के चुनाव में सतीश प्रेमी समाजवादी पार्टी के टिकट पर इसी सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली थी। जबकि पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने विमलेश कुमारी को मैदान में उतारा गया, जिन्हें बीजेपी की गुलाब देवी ने हराया था। हालांकि इसके बाद विमलेश कुमारी कांग्रेस छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई, जिन्हें इस बार समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया। इसी बात से सतीश प्रेमी और उनके समर्थकों में नाराजगी है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कलेक्ट्रेट के बाहर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मीरापुर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जोगिंदर सिंह ने उनका नामांकन खारिज होने पर आत्मदाह की कोशिश की। उनका आरोप है कि कुछ अफसरों ने फॉर्म में कमियां निकालकर उनके नामांकन का जानबूझकर उसको रद्द कर दिया और ये बात उन्हें नागवार गुजरी, जिसके बाद उन्होंने वहां खड़ी एक मोटरसाइकिल में लटके थैले से तेल की बोतल निकाल ली और खुद पर तेल डालकर खुदकुशी की कोशिश की, जिन्हें वहां मौजूद पुलिस वालों ने ऐसा करने से रोका। जोगिंदर सिंह ने प्रशासन पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। सब कुछ कानून से भी नहीं चलता है। अधिकारी इसलिए बनाया जाता है कि वो अपने विवेक का भी इस्तेमाल करें। जोगिंदर सिंह के हाथ से तेल की वो बोतल छीनने में पुलिस कर्मियों के पसीने छूट गए। उन्होंने किसी तरह उन्हें शांत कराया। सौभाग्य की बात यह कि मीरापुर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार जोगिंदर सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन उनके फॉर्म में कुछ कमियां रह गई थी। उनका कहना है कि एफिडेविट लगाने के बाद भी उनके आवेदन पर ध्यान नहीं दिया गया और आखिर में बताया गया कि उनका नामांकन रद्द हो गया है। बड़ी खबर आई पंजाब चुनाव पर, जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह ने के एक बयान से पाकिस्तान की एंट्री हो गई। सिद्धू पर कैप्टन अमरिंदर ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने साफ कहा कि सिद्धू को उनके कैबिनेट में शामिल करने के लिए पाकिस्तान से सिफारिश आई थी। कैप्टन अमरिंदर के मुताबिक सिद्धू को पंजाब सरकार में मंत्री पद पर बिठाने के लिए पाकिस्तान से लॉबिंग की जा रही थी। आनंद तिवारी हमारे साथ आ रहे हैं। आनंद, क्या और ये बड़ा आरोप, अब ये वाला पाकिस्तान का एंगल घुस गया पंजाब चुनाव में? जी किशोर, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू को मंत्री बनाए जाने के लिए पाकिस्तान पर लॉबिंग का आरोप लगाया है। कैप्टन के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि सिद्धू मेरा दोस्त है और उसे मंत्रिमंडल में ले लो और अगर वो अच्छा काम नहीं करेगा तो उसे निकाल देना, जिस पर नवजोत सिंह सिद्धू ने पलटवार करते हुए कहा है कि इसका जवाब उसी से लो जिसको सुल्तान घोड़े पर चढ़ाकर पाकिस्तान से भारत लेकर आए थे। कैप्टन के इस बयान पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि इसका खंडन ना तो कांग्रेस ने किया और ना ही नवजोत सिंह सिद्धू ने। असल में कैप्टन अमरिंदर दिल्ली में थे जब उनके और बीजेपी के बीच सीटों के बंटवारे से जुड़ा ऐलान हुआ। उसी वक्त कैप्टन अमरिंदर ने आरोप लगाया कि उनके मंत्रिमंडल में सिद्धू को जगह दिलाने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लॉबिंग कर रहे थे और सीधा कैप्टन अमरिंदर को यह संदेश भिजवा रहे थे कि सिद्धू को कैबिनेट में शामिल किया जाए। पाकिस्तान से मैसेज ये आया मुझे कि द प्राइम मिनिस्टर हैज सेंट अ रिक्वेस्ट कि इफ यू कैन टेक सिद्धू इनटू योर कैबिनेट आई विल बी ग्रेटफुल, ही इज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, और अगर वो काम नहीं करेगा तो उसको निकाल देना। यहां तक कि कैप्टन अमरिंदर ने सिद्धू को नाकाबिल और निकम्मा तक कह दिया। आई रिमूव्ड मिस्टर सिद्धू from the job because the man was totally incompetent, incapable and totally useless in his job. हालांकि कांग्रेस ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। कैप्टन साहब दिल्ली जाके भाजपा के मुख्यालय से कुछ बोलते हैं तो मुख तो उनका होता है, लेकिन जो बोली और भाषा है वो उनकी नहीं भाजपा की होती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से उनकी दोस्ती का मुद्दा इस चुनाव में पहली बार नहीं उठा, लेकिन पंजाब की सरकार के कामकाज में भी इमरान का दखल रहा, ये बात पहली बार सामने आई।
न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में भी इमरान से दोस्ती पर सिद्धू ने सफाई दी थी। आपको इमरान खान का दोस्त आपको इमरान खान का दोस्त बताया जाता है। अगर मैं किसी के साथ 20 साल क्रिकेट खेला हूं, ठीक है, मैं किसी के साथ विराट कोहली, अगर वसीम अकरम के साथ कम से कम नहीं 6 से 7 साल कमेंट्री करता रहा, तो क्या मैं पीट करके खड़ा हो जाऊं उसको? लेकिन बीजेपी को कैप्टन के आरोपों ने नया मुद्दा थमा दिया। अमित मालवीय ने ट्वीट कर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। बीजेपी ने इमरान और सिद्धू की दोस्ती को सिद्धू को गांधी परिवार की शय से जोड़ दिया। सौभाग्य की एक बात यह कि पंजाब से पाकिस्तान की सीमा जुड़ती है, इसलिए सुरक्षा के नजरिए से भी पंजाब बेहद अहम है। कैप्टन अब तक कई बार सिद्धू और इमरान की दोस्ती का जिक्र कर उन्हें देश की सुरक्षा के लिए खतरा बता चुके हैं। इस बार भी कैप्टन ने सिद्धू और इमरान खान की दोस्ती से जुड़ी घटना बताकर यही साबित करने की कोशिश की। इस साल राष्ट्रपति भवन में एट होम कार्यक्रम नहीं होगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन में होने वाला एट होम कार्यक्रम कोरोना संकट की वजह से रद्द कर दिया गया। एट होम कार्यक्रम हर साल गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर होता है। इसमें उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अलावा कई हस्तियों को बुलाया जाता है। कर्नाटक सरकार ने कोरोना संकट की वजह से लगाए गए वीकेंड कर्फ्यू को हटाने का फैसला लिया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशिया कप टूर्नामेंट से हटने का फैसला लिया। मैच से ठीक पहले टीम की कई खिलाड़ियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद भारतीय टीम ने टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया। दीपिका पादुकोण और सिद्धांत चतुर्वेदी की फिल्म गहराइयां का गाना डूबे जारी कर दिया गया। बीजेपी का दामन थामने वाली यूपी की रायबरेली सदर सीट से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह के पति अंगद सिंह को टिकट न देने की मांग पार्टी में तेज हो गई। अंगद सिंह अभी पंजाब की नवाशहर सीट से कांग्रेस के विधायक हैं। लेकिन उनकी पत्नी अदिति सिंह के बीजेपी में जाने से पार्टी के कुछ नेता नाराज बताए जा रहे हैं, जिनमें महिला कांग्रेस की अध्यक्ष नेटा डिसूजा भी शामिल हैं। न्यूज 18 से बातचीत में नेटा डिसूजा ने अदिति सिंह को मौका परस्त बताया और इशारों में उन्होंने उनके पति को भी घेर लिया। अगर आप मुझे पूछे तो ऐसे लोगों को तो पार्टी से दूर ही रखना चाहिए। कांग्रेस ने कुछ दिन पहले पंजाब के 86 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। उम्मीद थी कि इस लिस्ट में अंगद सिंह को टिकट मिल जाएगा, मगर इस सूची में उनका नाम नहीं आया। इसके बाद से चर्चा है कि नवाशहर सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है। सौभाग्य की बात यह कि कांग्रेस का दामन छोड़ने वाली अदिति सिंह को बीजेपी ने रायबरेली सदर सीट से ही मैदान में उतारा है और वो लगातार प्रियंका गांधी पर हमलावर भी है, जिससे प्रदेश कांग्रेस के कई नेता नाराज हैं और उनके पति अंगद सिंह को पंजाब की नवाशहर सीट से टिकट न देने की मांग कर रहे हैं। अखिलेश यादव के पाकिस्तान को भारत का असली दुश्मन न बताने वाले बयान पर बीजेपी ने उन्हें घेरने की कोशिश की। एक दिन पहले एक अखबार को दिए इंटरव्यू में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान दिया कि पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन भारत का असली दुश्मन है और उनके इसी बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश यादव से माफी की मांग की। जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी के हमले का जवाब देने में देर नहीं लगाई। भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी को किसी देशभक्ति के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इससे पहले भी अखिलेश यादव ने जिन्ना पर बयान दिया था, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें घेरा था। सौभाग्य की बात यह कि पिछले साल 31 अक्टूबर को अखिलेश यादव ने हरदोई में हुए एक कार्यक्रम में जिन्ना की तुलना गांधी, नेहरू और पटेल से की थी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता सीएम हरीश रावत और प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत सिंह रावत के बीच रामनगर सीट को लेकर ठन गई। इससे जुड़ी 2 ऑडियो क्लिप बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने सोशल मीडिया पर जारी की, जिनमें एक ऑडियो क्लिप में हरीश रावत एक कार्यकर्ता से रामनगर सीट से खुद के चुनाव लड़ने पर उसका मन टटोलते सुनाई दिए। लेकिन इस सवाल के जवाब में उस कार्यकर्ता ने इस सीट से रणजीत सिंह रावत की दावेदारी पर जोर दिया। पार्टी चुनाव लड़ने की बात कर रही है, तो मुझसे पूछा इन्होंने, मैंने कहा भाई मैं रामनगर से लड़ सकता हूँ, क्या करूँ सर? यहाँ से तो रणजीत रावत जी हैं। इस ऑडियो क्लिप को जारी करने के साथ ही बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने अपने ट्वीट में हरीश रावत पर कटाक्ष किया। मगर इन वायरल ऑडियो क्लिप पर जब मीडिया ने रणजीत सिंह रावत से सवाल किया तो उन्होंने भी रामनगर सीट से अपनी दावेदारी के संकेत दिए। पार्टी में हूँ, आवेदन कर रखा है, मेरे से कहा गया तैयारी करो। खबर है कि कांग्रेस हाईकमान हरीश रावत को चुनाव लड़ाने के पक्ष में है और इसके लिए 2 विकल्पों रामनगर और सल्ट सीट पर विचार चल रहा है। सौभाग्य की बात यह कि 2017 के चुनाव के वक्त हरीश रावत और रणजीत सिंह रावत के बीच अनबन शुरू हुई थी और बाद में दोनों की राहें अलग हो गई, जिसके बाद से ही रणजीत सिंह रावत रामनगर सीट पर लगातार सक्रिय हैं। शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुआ।
शेयर बाजार में लगातार 5वें दिन भी गिरावट रही। सेंसेक्स 1546 अंक गिरकर 57,492 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 468 अंक लुढ़ककर 17,149 पर खिसक गया। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया। साथ ही अपने संपर्क में आए लोगों से भी कोरोना जांच करवाने की अपील की। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में पुलिस ने छोटे बच्चों की तस्करी के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपियों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर लोगों से अपील की कि उनकी बेटी की तस्वीर शेयर न की जाए। एक दिन पहले तीसरे वनडे मैच के दौरान स्टेडियम में उनकी बेटी वामिका की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई थी। वामिका उस समय अनुष्का की गोद में थी। पश्चिम बंगाल बीजेपी में नई कमेटी के गठन के बाद से ही एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। इस बीच 2 नेताओं रितेश तिवारी और जय प्रकाश मजूमदार को पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से नोटिस भी भेजा गया। कि मैं पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूं, पिछले 32 वर्षों से मैं पार्टी के साथ खड़ा हूं। वहीं बंगाल बीजेपी में जारी कलह की खबरों ने टीएमसी को हमला करने का मौका दे दिया। लगता है बीजेपी में जो विभाजन हो गया उसको ठीक करना मुश्किल है। बिहार के बेतिया में कुछ बच्चों से मारपीट करने और हथियार दिखाने के मामले में नीतीश सरकार में पर्यटन मंत्री रामनारायण प्रसाद के बेटे नीरज कुमार समेत 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। आरोप है कि एक रोज पहले नीरज कुमार ने उनके बगीचे में क्रिकेट खेल रहे कुछ बच्चों के साथ मारपीट की थी और उन्हें हथियार दिखाकर धमकाया भी था। जिसके बाद राज्य सरकार में मंत्री के बेटे नीरज कुमार के अलावा 6 लोगों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज की गई। इसमें तो पुलिस जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कार्रवाई करेगी। इस मामले की जांच के लिए पुलिस ने एक टीम बनाई है। लेकिन मामला मंत्री के बेटे से जुड़ा था तो उस पर सियासी हंगामा खड़ा होने में भी देर नहीं लगी और विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। आरजेडी ने तो नीरज कुमार पर दर्ज हुए केस को महज दिखावा करार दिया। क्या कार्रवाई होती है इस पर नजर है, अभी तक सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। वहीं जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने भी बिहार सरकार में मंत्री को उनके बेटे के बहाने घेर लिया। नारायण शाह जी, आपको अभी तक में बेटा को घर से निकाल देना चाहिए था। चौतरफा हमले होने लगे तो जेडीयू ने साफ कर दिया कि अगर पर्यटन मंत्री के बेटे की गलती मिली तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। नीतीश कुमार जी की कार्यशैली है, अपराध करिएगा जेल जाइएगा। सरकार के भरोसे के बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। सौभाग्य की बात यह कि पुलिस ने मारपीट में घायल हुए एक बच्चे की मां के बयान पर 7 लोगों पर केस दर्ज किया, साथ ही उनकी गाड़ी को भी जब्त कर लिया। यूपी चुनाव में बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट के बहाने समाजवादी पार्टी पर हमले तेज कर दिए। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट नहीं जारी करने का आरोप लगाया और दावा किया कि समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट सिर्फ व्हाट्सएप पर ही जारी करती है। अखिलेश जी, यदि आप में हिम्मत है, नैतिकता है, तो आप अपने उम्मीदवारों की सूची को जारी करें। बीजेपी के वार पर समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से पूछ के समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति थोड़ी बनाएगी। यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी बीजेपी पर तंज कसा। इन लोग के काहे पिराता, सूची हमें जारी करे के है, प्रत्याशी हमें घोषित करे के है। इस घमासान के बीच समाजवादी पार्टी ने यूपी चुनावों के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में खुद अखिलेश यादव समेत समाजवादी पार्टी के कई बड़े चेहरे शामिल हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो मोहम्मद आजम खान को रामपुर सीट से टिकट दिया गया है। वहीं आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को स्वार सीट से मैदान में उतारा गया है, तो शामली के कैराना से नाहिद हसन को लड़ाया जा रहा है। रायबरेली की ऊंचाहार सीट से मनोज पांडे को ही टिकट दिया, जबकि बरेली कैंट से सुप्रिया आयरन को टिकट दिया गया। सौभाग्य की एक बात यह कि समाजवादी पार्टी ने 403 विधानसभा सीटों के लिए हो रहे चुनावों के लिए अपनी पहली लिस्ट में 159 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। यूएई की राजधानी अबू धाबी में बड़े विनाश को टाल दिया गया। ये बात खुद यूएई के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 2 मिसाइल उनकी तरफ पहुंचने वाली थी जब उनके एयर डिफेंस सिस्टम को इस हवाई हमले की भनक लग गई और एयर डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्टर ने अबू धाबी की तरफ पहुंच रही मिसाइलों को नष्ट कर दिया। हवा में ही 2 बैलिस्टिक मिसाइलें नष्ट कर दी गईं। सोशल मीडिया पर इससे जुड़े कुछ वीडियो भी आए, जिनमें अबू धाबी के आसमान में एक रोशनी ऊपर से नीचे की तरफ आती दिखाई दी। दावा यह है कि ये नष्ट की गई मिसाइलों के कुछ टुकड़े हैं जो अबू धाबी में गिरे। हालांकि इन टुकड़ों से कोई नुकसान नहीं हुआ। माना जा रहा है कि अगर अबू धाबी पर ये दोनों बैलिस्टिक मिसाइलें एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में कामयाब हो जाती तो बड़े पैमाने पर तबाही हो सकती थी। हालांकि अभी तक किसी ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन माना जा रहा है कि हमले के पीछे हूथी विद्रोही हो सकते हैं।
सौबात की एक बात यह कि यमन में चल रहा गृह युद्ध अब यूएई को सीधी चुनौती दे रहा है। वहां के हूथी विद्रोहियों ने पिछले हफ्ते भी अबू धाबी पर एक हमला किया था जिसमें 3 लोगों की मौत हुई थी। इसीलिए माना जा रहा है कि इस मिसाइल हमले के पीछे भी हूथी विद्रोहियों का हाथ हो सकता है। शरद पवार को कोरोना हो गया। एनसीपी नेता शरद पवार की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी फोन कर उनकी सेहत का हाल जाना। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पंजाब के मजीठा में घर घर जाकर पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगे। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना पाबंदी 31 जनवरी तक बढ़ा दी। इस दौरान स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन क्लास चलती रहेंगी। अंडर 19 विश्व कप के अपने आखिरी लीग मुकाबले में भारतीय टीम ने युगांडा को 326 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 405 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया था, जिसके जवाब में युगांडा की टीम सिर्फ 79 रनों पर ही ढेर हो गई। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी की ओर से सीएम पद की उम्मीदवारी के लिए कराई गई रायशुमारी पर सवाल उठाए और उनके इस कैंपेन को फर्जी करार दिया। मास्टर है फेक न्यूज क्रिएट करने दा। सिद्धू के इस आरोप को आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने बेबुनियाद बताया कि नवजोत सिंह सिद्धू साहब जो कि एक ड्रामा क्वीन है पंजाब पॉलिटिक्स, जिन्हें कोई सीरियसली नहीं लेता है। यूपी के सीतापुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री रामहेत भारती को टिकट दिए जाने का विरोध करते हुए पुतला फूका। रामहेत भारती कुछ दिनों पहले ही बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनके विरोध में उतर आए और सीतापुर के पार्टी कार्यालय पर जमा हो गए। इसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रामहेत भारती का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। रामहेत भारती हरगांव विधानसभा सीट से 3 बार विधायक रहे हैं और कुछ दिनों पहले ही वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। सौबात की एक बात यह कि रामहेत भारती बीजेपी से समाजवादी पार्टी में आने से पहले बीएसपी में थे और वो 2 बार मंत्री भी रहे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के ऑफिस की तरफ से बीएसपी अध्यक्ष मायावती पर पलटवार किया गया। एक दिन पहले मायावती ने ट्वीट करके योगी आदित्यनाथ के मठ को बंगला बताया था, जिस पर पलटवार करते हुए यूपी के सीएम ऑफिस की तरफ से एक ट्वीट किया गया। इस ट्वीट में मायावती पर निशाना साधते हुए दावा किया गया कि जब वो मुख्यमंत्री थीं तो उन्होंने सरकारी सुविधाओं को गलत इस्तेमाल किया था। इससे एक दिन पहले मायावती ने ट्वीट के जरिए योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला और गोरखपुर में बने मठ को बड़ा बंगला बता दिया था। ये आरोप उन्होंने अपनी सरकार का कामकाज गिनाते हुए लगाया था। सौबात की एक बात यह कि यूपी में 2007 से 2012 तक मायावती की सरकार थी और उसी दौरान उनके ऊपर सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग के आरोप लगे थे, जिसका जिक्र सीएम ऑफिस के ट्वीट में किया गया। पाकिस्तान के एक टीवी चैनल पर लाइव शो में लोगों के सवालों का जवाब दे इमरान खान को वहां के लोगों ने आईना दिखा दिया। एक महिला ने तो इमरान खान को आटे और दाल की कीमतें पता लगाने की नसीहत दे दी। और साल भर पहले महंगाई कम करने का इमरान खान का वादा भी याद दिला दिया। महंगाई डबल हो गई है, शायद आपको असल सूरत हाल नहीं बताई जाती। आप और कुछ नहीं कर सकते तो प्लीज ऑनलाइन जाकर आटे की और दाल की चेक कर लें। शो में कॉल करने वाली इस महिला ने खुद को हाउसवाइफ बताया, जिसके सवाल का जवाब देते हुए इमरान खान की बेचारगी साफ दिखी। तेल की कीमत दुगनी हो गई है, बल्कि मैं देख रहा था कि वो शायद और ऊपर चली जाए, तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है सारी सोसाइटी पे। बिजली पे पड़ता है, तेल महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट पे पड़ता है। इसी शो में इमरान खान की झुंझुलाहट की वजह भी साफ हो गई। विपक्ष के एक मार्च से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए इमरान खान आपा खो बैठे। उन्होंने यहां तक धमकी दे डाली कि वो खुद सड़कों पर उतर सकते हैं। अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया, मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूं। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूं और तमाशे देख रहा होता हूं। मैं अगर सड़कों पर निकला है ना, तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। इमरान खान अपने इसी बयान के कारण सोशल मीडिया पर भी सुर्खियों में आ गए। दुनिया भर में विपक्ष को आंदोलन की धमकी देने वाले प्रधानमंत्री की चर्चा छिड़ गई। सौबात की बात है कि इमरान खान के खिलाफ वहां की कई पार्टियों ने मिलकर एक संगठन बनाया है जिसका नाम है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। इसी संगठन ने 23 मार्च को महंगाई के मुद्दे पर इमरान खान के खिलाफ एक बहुत बड़े मार्च का ऐलान किया है। इमरान खान के इस बयान से साफ हो गया कि विपक्ष के मार्च ने अभी से इमरान खान की नींद उड़ा रखी है। शर्जील इमाम पर देशद्रोह का केस चलेगा। कोर्ट ने शर्जील इमाम पर राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज करने के आदेश दिए। शर्जील पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दिल्ली के जामिया इलाके में भड़काऊ भाषण देने का आरोप था। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की एक सूची जारी कर दी। इसमें सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी के अलावा गुलाम नबी आजाद, कन्हैया कुमार और आरपीएन सिंह का नाम भी शामिल है।
दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के आरोप में राजस्थान और झारखंड से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान के क्रिकेटर बाबर आजम को आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। इस पुरस्कार की दौड़ में कोई भारतीय खिलाड़ी नहीं था। पंजाब के मोगा में एक्टर सोनू सूद ने अपने चाहने वालों का स्वागत किया। वहां 2 लोग, जिनमें एक हरियाणा के हिसार से और दूसरा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से, सोनू सूद से मिलने पहुंचे। वो भी मोगा के बस स्टैंड से उनके घर तक लेटे लेटे, जिन्हें सोनू सूद अपने घर के अंदर ले गए और खाना खिलाया। मुंबई भी मैं गया सी, 21 किलोमीटर तक मैं भी लेट के गया सीगा। सोनू सूद ने भरोसा दिया कि वो आगे भी इसी तरह लोगों की मदद करते रहेंगे। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂ तो ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ दूर होने चाहिए। कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। बताया गया कि चिड़ियाघर के कर्मचारी संघ पर कब्जे को लेकर यह हंगामा शुरू हुआ, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। फिर तो चिड़ियाघर के अंदर जो लड़ाई शुरू हुई थी वो बाहर सड़क तक पहुंच गई और दोनों दलों के कार्यकर्ता एक दूसरे को पीटते और धक्का देते हुए जमीन पर गिराने लगे। इस हंगामे के बीच टीएमसी के कुछ कार्यकर्ताओं ने मजदूर यूनियन के दफ्तर से बीजेपी के झंडे उठाकर सड़क पर फेंक दिए, जिस पर बवाल बढ़ता चला गया। यही नहीं, बीजेपी कार्यकर्ताओं को चिड़ियाघर से खदेड़ने के बाद टीएमसी के लोगों ने वहां नारे लगाने भी शुरू कर दिए। इस मारपीट में दोनों दलों के कुछ कार्यकर्ता घायल हो गए, जिन्हें वहां मौजूद पुलिस वालों ने सहारा देकर उठाया और फिर उन्हें अस्पताल भिजवाया। सौभाग्य की बात है कि अलीपुर चिड़ियाघर के कर्मचारी संघ पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन दोनों दलों के बीच इस संघ को लेकर टकराव इतना बढ़ गया कि पुलिस को बीच बचाव के लिए आगे आना पड़ा। इसके बावजूद दोनों दल इस मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। बड़ी खबर आई अमेरिका और रूस से जुड़ी। अमेरिका ने साफ कहा कि रूस किसी भी वक्त अपने पड़ोसी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। इसी वजह से अमेरिका ने यूक्रेन में अपने दूतावास को खाली करना शुरू कर दिया। उसने दूतावास के स्टाफ के घर वालों को यूक्रेन छोड़ने का आदेश दे दिया। इतना ही नहीं, अमेरिका ने यूक्रेन में अपने दूतावास के गैर जरूरी स्टाफ को भी वहां से निकलने के लिए कह दिया। अमेरिका ने अपने नागरिकों को भी चेतावनी दी कि वो यूक्रेन की यात्रा न करें और जो अमेरिकी पहले ही यूक्रेन में हैं वो भी तुरंत वहां से निकल जाएं। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, ब्रिटेन ने भी यूक्रेन में अपने दूतावास से स्टाफ को निकालना शुरू कर दिया। इसी वजह से अब यह आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन के बहाने अमेरिका और रूस के बीच जंग छिड़ सकती है। चंदन जजवाड़े हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंदन, और क्या पता चल रहा है? जी किशोर, देखिए, न केवल अमेरिका ने इस हमले की आशंका में अपने राजनयिकों के परिवार वालों से कहा है कि वो यूक्रेन को खाली कर दें, बल्कि ब्रिटेन ने भी फैसला किया है कि वो यूक्रेन में अपने राजनयिकों की संख्या आधी करेगा, यानी कि आधे लोगों को वो भी वापस भेज रहा है। अमेरिका ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है और अगर ऐसा होता है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये दुनिया के लिए सबसे खराब स्थिति होगी। इसके मूल जड़ में जाए तो सबसे बड़ी वजह है नाटो, क्योंकि यूक्रेन नाटो से जुड़ना चाहता है और रसिया को डर है कि अगर नाटो उसकी सीमा पर आ जाता है तो उसके लिए बड़ा खतरा होगा। दुनिया की 2 महाशक्तियां, 2 परमाणु ताकतें भिड़ने वाली हैं। एक दूसरे के दुश्मन अमेरिका और रूस के बीच कभी भी युद्ध छिड़ सकता है, ये आसार दिख रहे हैं, कभी भी। और जंग का मैदान बनेगा रूस का पड़ोसी देश यूक्रेन। वैसे तो रूस काफी वक्त से ही तेवर दिखा रहा था, लेकिन अब तो अमेरिका ने साफ कह दिया कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है। अमेरिका को हमले का अंदेशा इस कदर है कि उसने यूक्रेन में अपने दूतावास में काम करने वाले स्टाफ के घर वालों को यूक्रेन छोड़ने का आदेश दे दिया है। बल्कि अमेरिका की एम्बेसी के गैर जरूरी स्टाफ को भी यूक्रेन से निकलने को कह दिया गया है। और तो और अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों को चेतावनी तक जारी कर दी कि यूक्रेन और रूस तो भूल कर भी न जाएं, और जो अमेरिकी पहले ही यूक्रेन में हैं वो भी वहां से जितना जल्दी हो सके निकल जाएं। अमेरिका ने अपनी एडवाइजरी में साफ लिखा कि अगर एक बार रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया तो फिर शायद अमेरिका वहां मौजूद अपने नागरिकों को बाहर नहीं निकाल पाएगा। मतलब जंग की सूरत में अमेरिका ने यूक्रेन में अपने नागरिकों की मदद करने से ही हाथ खड़े कर दिए हैं। यूक्रेन पर रूस के हमला करने की आशंका अकेले अमेरिका को ही नहीं है, ब्रिटेन को भी लड़ाई छिड़ने का डर है। इसलिए उसने तो यूक्रेन में अपने दूतावास से स्टाफ को निकालना भी शुरू कर दिया। यूक्रेन की राजधानी कीव में ब्रिटिश एम्बेसी में काम कर रहा करीब आधा स्टाफ अपने देश वापस जाएगा। यह कदम बहुत बड़ा है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रही तनातनी कोई अचानक पैदा नहीं हुई है, उनका झगड़ा काफी वक्त से चल रहा है, लेकिन हालात कभी इस हद तक नहीं बिगड़े कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश यूक्रेन में अपने दूतावास खाली करने की तैयारी में जुट जाएं। अमेरिका इस तरह के कदम तभी उठाता है जब उसके पास कोई ठोस वजह हो, जब उसे दूसरे देश में तैनात अपने राजनयिकों के खतरे में होने का डर हो। मतलब साफ है कि अमेरिका के पास खुफिया जानकारी है कि रूस अब यूक्रेन पर हमला करने ही वाला है।
इसी वजह से अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी एक दिन पहले रूस को खुली चेतावनी दे दी। उन्होंने दो टूक कहा कि अगर रूस की और फौज यूक्रेन में दाखिल हुई तो फिर सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप से उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। सिर्फ अमेरिका से ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप से। यह शब्द बहुत अहम है और इसीलिए कई विश्लेषक इसे तीसरे विश्व युद्ध की आहट मान रहे हैं, क्योंकि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया तो यह लड़ाई यूक्रेन और रूस के बीच नहीं होगी, युद्ध होगा अमेरिका और रूस के बीच, क्योंकि यूक्रेन की सेना रूस की सेना के आगे कहीं नहीं ठहरती, वो उसका मुकाबला ही नहीं कर सकती। इसलिए यूक्रेन का साथ देने के लिए अमेरिका इस लड़ाई में कूद जाएगा और जंग सीधे तौर पर अमेरिका और रूस के बीच होगी, जो कि यूक्रेन के नाम पर अपनी वो पुरानी दुश्मनी निकालेंगे जो दूसरे विश्व युद्ध से चली आ रही है। अमेरिका और रूस के भिड़ने का मतलब है कि फिर नाटो में शामिल यूरोप के देश भी लड़ाई में कूदेंगे और बेलारूस जैसे रूस के साथी भी इस जंग का हिस्सा बन जाएंगे। यानी जिस तीसरे विश्व युद्ध को अब तक नामुमकिन माना जाता था वो हो सकता है। पिछले महीने ही अमेरिका और खुद यूक्रेन ने दावा किया था कि रूस उस पर हमला करने की तैयारी कर रहा है और जनवरी के आखिर तक रूस यूक्रेन पर धावा बोल देगा। अब जनवरी खत्म होने को है और इसीलिए अमेरिका को डर है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। लेकिन यह हालात कोई रातों रात नहीं बिगड़े, मामला काफी वक्त से गर्म चल रहा है। हालांकि रूस ने यूक्रेन पर हमला करने की किसी भी प्लानिंग से साफ इनकार किया है, मगर उसकी करनी और कथनी में फर्क है। लगभग 2 महीनों से उसने यूक्रेन से लगने वाली अपनी सीमा पर अपने करीब 1 लाख सैनिक तैनात किए हुए हैं और पिछले साल की शुरुआत में भी उसने यूक्रेन के बॉर्डर पर अपनी फौज खड़ी कर दी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस इससे पहले भी यूक्रेन पर हमला कर चुका है। 2014 में रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी इलाके क्राइमिया पर कब्जा कर लिया था और आज वहां रूस की सेना तैनात है। लेकिन अगर बात सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच की है तो फिर अमेरिका क्यों उसमें कूद रहा है? यूक्रेन जैसे एक आम देश के पीछे 2 महाशक्तियों में क्यों ठन गई? तो इसकी वजह है यूक्रेन की लोकेशन। एक तो सोवियत संघ का हिस्सा रह चुका यूक्रेन रूस का पड़ोसी है, दूसरा यह कि वो नक्शे में रूस के पश्चिमी तरफ है। यूक्रेन यूरोप और रूस दोनों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसी वजह से रूस और अमेरिका दोनों यूक्रेन को अपनी तरफ करना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि रूस को दिक्कत किस बात से है? क्यों वो यूक्रेन की आंखों को आंखें दिखा रहा है? तो फसाद की जड़ है नाटो। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बना था आज से 72 साल पहले 1949 में। नाटो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 30 देशों का मिलिट्री अलायंस है। नाटो बनाया गया था दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ से निपटने के लिए, इसलिए रूस नाटो को अपने लिए खतरा मानता है। लेकिन उसका पड़ोसी यूक्रेन वो नाटो का सदस्य बनना चाहता है। रूस से उसका 36 का आंकड़ा चल रहा है। ऐसे में यूक्रेन अमेरिका का साथ पकड़ना चाहता है ताकि रूस उसकी तरफ आंख उठाकर भी न देखे। ऊपर से अमेरिका पहले ही यूक्रेन के साथ खड़ा है और उसे हथियारों के साथ सैन्य मदद भी दे रहा है। यूक्रेन और अमेरिका की बढ़ती इन्हीं नजदीकियों से रूस चिढ़ा हुआ है। वो अमेरिका और पश्चिमी देशों पर आग भड़काने का आरोप लगा चुका है। रूस चाहता है कि अमेरिका से वादा करे, उसे यह वादा करे कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा नहीं बनेगा। उसको यह गारंटी चाहिए, क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो के दूसरे सदस्य देशों की सेनाओं की यूक्रेन में तैनाती का रास्ता साफ हो जाएगा। और रूस पहले ही पश्चिम में अपने पड़ोस में नाटो के सदस्य देशों से घिरा हुआ है। उसके पड़ोस में नॉर्वे, एस्टोनिया, लातविया, पोलैंड और लिथुआनिया भी नाटो में शामिल हैं। अब अगर यूक्रेन भी नाटो से जुड़ गया तो अमेरिका की सेना रूस के पड़ोस तक आ जाएगी और रूस अपने पश्चिमी फ्रंटियर पर बुरी तरह घिर जाएगा। सौ बात की एक बात यह कि यूक्रेन रूस का महज एक पड़ोसी नहीं बल्कि उसका रूस से रिश्ता उससे कहीं बढ़कर। यूक्रेन सोवियत संघ से टूटकर अलग देश बना, इसलिए उसके और रूस के सामाजिक और सांस्कृतिक रिश्ते काफी जुड़े हुए हैं। यूक्रेन में रूसी भाषा भी बोली जाती है। रूस के लिए यूक्रेन कितनी अहमियत रखता है इसका अंदाजा इसी बात से लग सकता है कि पिछले साल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस और यूक्रेन को एक ही देश तक बता दिया था। इसी वजह से रूस यूक्रेन को किसी भी कीमत पर अमेरिका की तरफ होने नहीं देना चाहता।